हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हम सब पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे जल संसाधन के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 96.5%, दूसरा है 2.5%, तीसरा है 71% और चौथा है 29%। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है 96.5%। ये महासागर में पाया जाता है, यानी महासागर में पाया जाता है। कुल जल का 96.5% कहाँ पाया जाता है? महासागर में। 2.5% क्या है? मीठा जल है। मीठा जल कितना है? 2.5%। 71% भाग पर क्या है? यानी विश्व के 71% भाग पर जल है, और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मात्र कितना प्रतिशत जल अलवणीय है, यानी मीठा है, या कह सकते हैं पीने लायक है। पहला है 96.5%, दूसरा है 2.5%, तीसरा है 71% और चौथा है 29%। चलिए जानते हैं। पहला है 96.5%, यानी विश्व के कुल जल का 96.5% कहाँ है? महासागर में है, महासागर में उपस्थित है। दूसरा है 2.5%, यानी मीठा जल कितना है? 2.5%। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, यानी वर्षा जो होता है उसका कितना प्रतिशत भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 30%, तीसरा है 25% और चौथा है 29%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%, यानी 20% भाग जो है वर्षा जल का वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर सेलीय आवरण पर जमा जल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है भूमिगत जल, दूसरा ऑप्शन है भूपृष्ठ जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमिगत जल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध, दूसरा है उत्तरी गोलार्ध, तीसरा है उत्तर पूर्वी गोलार्ध और चौथा है पश्चिमी गोलार्ध। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि अधिकांश जल क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है, यानी भारत में जो है लगभग कितना प्रतिशत विश्व का आबादी निवास करता है, यानी विश्व में कुल जनसंख्या जितना है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है। पहला ऑप्शन है 17%, दूसरा है 33%, तीसरा है 29% और चौथा है 32%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17%। लगभग में। और 33% भाग पर क्या होना चाहिए? जंगल होना चाहिए, यानी किसी भी देश में 33% भाग पर जंगल का होना क्या है? अनिवार्य है। और 29% भाग क्या है? स्थल है, यानी विश्व में 29% भाग पर क्या है? स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष जल वर्षण से कितना जल प्राप्त होता है, यानी वर्षा जल से जो है भारत में कितना जल प्राप्त होता है। पहला है 400 घन किलोमीटर, दूसरा है 4000 घन किलोमीटर, तीसरा है 40,000 घन किलोमीटर या चौथा है 1869 घन किलोमीटर। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4000 घन किलोमीटर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, 1869 के बारे में। देखिए भारत में प्रति वर्ष भूपृष्ठीय जल कितना प्राप्त होता है, अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारत में भूपृष्ठीय जल कितना प्राप्त होता है, एक मिनट, भूपृष्ठीय जल अगर पूछेगा कि वर्ष कितना प्राप्त होता है भूपृष्ठीय जल, या आप लोगों से पूछेगा कि भारत में प्रति वर्ष भूपृष्ठीय जल कितना प्राप्त होता है, तो 1869 घन किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष भूपृष्ठीय जल कितना प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कितना? 1869 घन किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग किन तीन नदियों में प्रभावित होता है? यानी भारत में जो है कुल भूपृष्ठीय जल जितना भी है उसका 2/3 भाग किन तीन नदियों में प्रभावित है? पहला है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, दूसरा है सिंधु ताप्ती और कृष्णा, तीसरा है सिंधु गंगा और ताप्ती, और चौथा है ब्रह्मपुत्र कृष्णा और ताप्ती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, भारत का 2/3 भाग भूपृष्ठीय जल प्रवाहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जल की वर्तमान भंडारण क्षमता लगभग कितनी है? पहला ऑप्शन है 174 अरब घन मीटर, दूसरा है 18 अरब घन मीटर, तीसरा है 690 अरब घन मीटर, और चौथा है 97 अरब घन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 174 अरब घन मीटर। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आजादी से पहले कितना था, आजादी से पहले कितना था, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, यानी आजादी से पहले 18 अरब घन मीटर था। आजादी से पहले अगर पूछेगा आप लोग से कि आजादी से पहले भारत में जल भंडारण की क्षमता कितनी थी, तो 18 अरब घन मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के समय, यानी जिस समय भारत आजाद हो रहा था, स्वतंत्रता के समय जल भंडारण की क्षमता लगभग कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अरब घन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र की घाटी तक देश का लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? चलिए पहला है 19%, दूसरा है 42%, तीसरा है 65% और चौथा है 61%। चलिए देखिए, प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? प्राणी के शरीर में 65% जल पाया जाता है। प्राणी के शरीर में 42% जल, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42% जल पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र की घाटी तक पाया जाता है, जबकि अकेले 19% जल, अकेले 19% जल कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग कितना अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है 443.9 अरब घन मीटर, दूसरा है 449.9 अरब घन मीटर, तीसरा है 1342 अरब घन मीटर, और चौथा है 44.5 अरब घन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में लगभग कितना अरब घन मीटर भूमिगत जल है? 443.9 अरब घन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध भूमि जल का कितना प्रतिशत जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका हम लोगों ने पहले ही जान लिया, कितना, 19%। यानी भूमिगत जल जितना भी भारत में उपलब्ध है उसका 19% कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? यानी कोई भी जीव जंतु है उसके शरीर में कितना प्रतिशत भाग या कितना भाग में पानी रहता है? चलिए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 65% भाग में क्या रहता है? पानी रहता है। यानी मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में 65% क्या रहता है? पानी रहता है। और पेड़ पौधा में पूछेगा तो पेड़ पौधा में 65 से 99% तक, पेड़ पौधा में 65 से, पेड़ पौधे में, चलिए पेड़ पौधों में कितना पाया जाता है? 65 से 99%। जबकि 71% जल क्या है? विश्व में कुल जल कितना है? 71%, या विश्व के कुल जल 71%। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में जल का कितना प्रतिशत जल विद्यमान रहता है? यानी पौधों में जो है जल का कितना प्रतिशत जल विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 65 से 99% जल। या पूछेगा आप लोग से कि पेड़ पौधा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65 से 99%। चलिए अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु, यानी गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और बिहार का महात्मा गांधी किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बिहार का महात्मा गांधी
बिहार का महात्मा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घन मीटर जल की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 1000 घन मीटर, दूसरा है 1500 घन मीटर, तीसरा है 1342 घन मीटर और चौथा है 1829 घन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1000 घन मीटर प्रत्येक व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। किसके अनुसार? फाल्कन मार्क के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? यानी वर्तमान समय में जो हम लोगों को विद्युत प्राप्त होता है उसका कितना प्रतिशत जल से प्राप्त होता है? पहला है 22%, दूसरा है 20%, तीसरा है 75% और चौथा है 65%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अतिदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है या बढ़ा है? पहला है फ्लोराइड, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा है क्लोराइड और चौथा है लो। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्सेनिक। अगर पूछेगा आप लोगों से कि फ्लोराइड का कहाँ बढ़ गया है, यानी राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड का बढ़ गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किसका बढ़ गया है? चलिए अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि राजस्थान और महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किसका मात्रा बढ़ गया या किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, तो फ्लोराइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की तीन प्रमुख परियोजना कौन सी है? यानी मुख्य परियोजना बिहार का कौन सा है? पहला है सोन, गंडक और कोसी, दूसरा है दुर्गा परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना, तीसरा है सोन परियोजना, दामोदर परियोजना और गंडक परियोजना और चौथा ऑप्शन है कोसी, सोन और दुर्गा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्य रूप से पूछ रहा है तो तीन को है मुख्य रूप से, सोन, गंडक और कोसी। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बिहार का तीन प्रमुख परियोजना कौन सा है, सोन, गंडक और कोसी पूछा, कोसी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब किया गया था? पहला है 1876 में, दूसरा है 74 में, तीसरा 1875 और छठा सॉरी और अगला है 1891 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1874 में। चलिए अगला प्रश्न है, सोन नदी घाटी परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 120 किलोमीटर, दूसरा है 130 किलोमीटर, तीसरा है 729 किलोमीटर और चौथा है 445 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 130 किलोमीटर। अगर आप लोग से कोसी नदी की लंबाई बिहार में पूछा जाता है, कोसी नदी की लंबाई बिहार में कितनी है टोटल, तो 729 किलोमीटर। अगर गंगा पूछेगा, गंगा की लंबाई बिहार में कितना, गंगा की लंबाई बिहार में कितना है, तो 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का चावल का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रोहतास के इंद्रपुरी, यानी इंद्रपुरी स्थान का नाम है, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी और चौथा है दरभंगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास इंद्रपुरी। क्यों? किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोन नदी पर बराज बना हुआ है या बोल सकते हैं बांध बना हुआ है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, जिस कारण क्या हो पाता है, रोहतास के इंद्रपुरी नामक स्थान पर चावल धान की खेती क्या हो पाती है, अच्छी हो पाती है, इसलिए इसको चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस नाम से जाना जाता है? यानी 1912 जब क्या होता, बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, यानी 1912 से पहले किस नाम से जाना जाता था इंद्रपुरी जलाशय को? पहला ऑप्शन है किऊल जलाशय परियोजना, दूसरा है दुर्गावती जलाशय परियोजना, तीसरा है कदवन जलाशय परियोजना और चौथा है बागमती जलाशय परियोजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कदवन जलाशय परियोजना के नाम से जाना जाता था। कब? विभाजन के पहले से, यानी बिहार का विभाजन जब नहीं हुआ था उससे पहले क्या नाम था, कदवन जलाशय परियोजना। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? यानी
पृथ्वी पर जो है 71% भाग में क्या है, जल है, यानी एक बड़े भूभाग में, या बोल सकते हैं 2/3 भाग, सॉरी हाँ 2/3 भाग में क्या है, जल है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, नीला ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न आप लोग का जल संसाधन टॉपिक का आप लोग का जितना भी प्रश्न था मैंने करा दिया। अगला आप लोग का टॉपिक होगा वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। लगभग इसमें 100 प्रश्न हो जाएंगे। कितना हो जाएगा इसमें, लगभग इसमें 100 प्रश्न होंगे, यानी 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 से 150 के बीच होगा। चलिए अगला टॉपिक आप लोग क्या करेंगे, पढ़ करके आएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।